हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी सारा क्लास 11 का हम लोग कवर करेंगे। भैया तैयार हो ना? तैयार हो कि नहीं बताओ यार। बताओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमारा ही मजबूती दे रहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमें बहुत मजबूती दे रहा। बताओ तैयार हो ना पढ़ने के लिए? हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है? बताओ यार, तैयार हो कि नहीं? तैयार है। अब मुझे ये बता दो भैया, आप स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीथ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या तैयार हो ना भाई? ऐसा नहीं है ना? तो दो ही कंडीशन है, अगर आपको आता रहता तो आपको बोलना है अपने दिमाग में। चाहे आपका वातावरण जैसा लगे, जैसे मतलब तुम अगर किनारे में हो, कहीं अपना स्टडी रूम हो तो तुम बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है। अब मुझे बताओ, हर एक ऑर्गेनिज के अंदर मतलब अगर अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल के अंदर जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, ये वेरी करता है कि नहीं? हाँ सर, वेरी करता है। किस पे डिपेंड करता है? हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा मुझे बता दो सेलेंट डेटा स्पॉन्जेस फ्लैटफॉर्म में किस तरीके का डिफ्यूजन होता है? बाई सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा मुझे बता दो अर्थ फॉर्म में किस तरीके का ब्रीथिंग मैकेनिज्म है? सर ये मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। इंसेक्ट में ट्रेटियल या आप बोल सकते हो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं। अच्छा वहीं पे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का में क्या होता है? गिल्स होता है, या आप बोल सकते हो ब्रेकियल रेस्पिरेशन होता है। वहीं पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन या आप बोल सकते हो लंग्स, ये किसके अंदर होता है? बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होता है। वहीं पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात कर दी जाए तो ये मेनली एम्फीबिया में देखा जाता है, और एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग की बात कर दी जाए। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो स्टेटरी मैकेनिज्म की बात कर दी जाए। अच्छा मुझे ये बता दो पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर दो। पाथवे बताओ, किस तरीके कैसा पाथवे होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का? बताओ भाई, बताओ। सबसे पहले पेयर में क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल होते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद हमारा क्या होता है? नॉस्ट्रिल के बाद क्या होता है? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बाद क्या होता है? नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर। और नेसल चैम्बर के बाद क्या होता है? फेरेंस। नेसल चैम्बर के बाद क्या होता है? फेरेंस। फेरेंस के बाद क्या होता है? लैरेंस। लैरेंस के बाद क्या होता है? ट्रेटिया। ट्रेटिया के बाद क्या होता है? ट्रेटिया के बाद क्या होता है? T5 मिड थोरेसिक होता है, जहाँ पे राइट और लेफ्ट ब्रोंटाई में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी ब्रोंटाई, सेकेंडरी ब्रोंटाई, टर्जरी ब्रोंटाई, फिर इनिशियल ब्रोंटियोल। इनिशियल ब्रोंटियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंटियोल, फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? लास्ट में हमारा क्या आ जाता है? इरेगुलर वेस्कुलराइज बैड लाइट स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोलते हैं? एल्बुलाई। एल्बुलाई आ जाता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे ही डिफ्यूजन होता है एयर। अब मुझे बता दो कि किससे बोला गया है पैसेज फॉर फूड एंड एयर? किसे बोला गया पैसेज फॉर फूड एंड एयर? फेरेंस को बोला गया है, ठीक है? अच्छा ये बता दो लैरिंज की बात कर दिया जाए तो लैरिंज किससे बना होता है? कार्टिलेजिनस बॉक्स से बना होता है, इसीलिए इसे साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए साउंड बॉक्स बोलते हैं। अच्छा ये बता दो, जब हम लोग फूड को सॉलो करते रहते हैं तब वो एपिग्लॉटिस किससे बना होता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से बना होता है एपिग्लॉटिस। और जब हम जलते हैं, सॉलो करते हैं, तब ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर होता है, जो फूड होता है, वो फूड पाइप में चला जाता है, एयर पाइप में नहीं जा पाता है, ठीक है? ठीक है। अब मुझे ये बता दो बात कर दी जाए ट्रेटिया। ट्रेटिया के बाद कौन आ जाते हैं? प्राइमरी ब्रोंटाई, सेकेंडरी ब्रोंटाई, टर्जरी ब्रोंटाई, इनिशियल ब्रोंटियोल। ये किससे सपोर्ट होते हैं? सर ये सपोर्ट होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट होते हैं। एल्बुलाई की बात कर दी जाए तो इसमें वॉल कैसी होती है? सर इरेगुलर होती है। कैसा बैड होता है? वेस्कुलराइज्ड बैड होता है। अच्छा मुझे ये बता दो कि लंग्स की बात कर दी जाए तो इसमें कितने कितने लेयर से कवर होती है? सर इसमें डबल लेयर से कवर होती है। अच्छा ये बता दो इसके बीच में कैसा फ्लूइड होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है? और इसमें
ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये फ्रिक्शन तो रिड्यूस करता है कि नहीं, रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है। अच्छा ये बता दो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है ये किससे कांटेक्ट में होता है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे कांटेक्ट में होता है, थोरेसिक लाइनिंग से कांटेक्ट में होता है। वहीं पे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे कांटेक्ट में होता है, लंग्स से कांटेक्ट, लंग्स के सरफेस से कांटेक्ट में होता है। मुझे ये बता दो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। वहीं पे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट की बात कर दी जाए ये कहाँ से होता है, एल्बलाई से, और उसके डक्ट की बात कर दी जाए तो ये एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। अब मुझे बता दो जब एटमॉस्फेयर एल्बलाई में ले आता है तब वो किस किस चीज़ से झेलता है, फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिटी से, और जब हमारे एयर बॉडी तक ले आता है तो ये टेम्परेचर तो मेंटेन कर देता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ही कर देता है। अच्छा मुझे ये बता दो कि लंग कहाँ पे सिचुएटेड होता है, थोरेसिक चैम्बर में। अच्छा ये बता दो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। अच्छा ये बता दो थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली किससे अटैच होता है, सर ये वर्टिब्रल कॉलम से, वहीं पे वेंट्रली स्टेर्नम से, और लेटरली रिफ्ट से। अच्छा लोअर साइड ऑफ डोम शेप कहाँ पे होता है, डोम शेप डायफ्राम कहाँ पे होता है, लोअर साइड की अपर साइड, सर ये लोअर साइड होता है। क्या क्या स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन या तुम कहो ब्रीथ इन में, सर सबसे पहले ब्रीथ इन या पल्मोनी वेंटिलेशन करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर तो हम लोग लेते हैं और अंदर मतलब CO2 रिच एल्वेलर एयर तो हम लोग निकाल देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एल्बुलाई में जब एयर आ जाता है तो वहाँ से डिफ्यूजन होता है क्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू ये टिश्यू के पास पहुंच जाता है और ये टिश्यू तो दे देता है, मतलब डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर उसके बाद क्या नाम है, टिश्यू क्या करती है, ये O2 तो लेते कैटाबॉलिक रिएक्शन कर देती है जिसकी वजह से एनर्जी मिलने लगता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन तुमने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहाँ पे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो एनर्जी हमें मिलती है, जो एनर्जी जो हमें मिलती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जितने भी हमारे क्रेब साइकिल ETS फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस होता है ये सब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये सारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट होंगे, विटामिन होंगे, ये सारे टूटेंगे और इससे हमें एनर्जी मिल जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें हेल्प मिलेगा। अच्छा ये बता दो मुझे ये बता दो एटमॉस्फेरिक एयर तो जब हम लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनस्पायरेशन, वहीं पे जब हम रिलीज करते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन। अब मुझे बता दो कि ये जो इनस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि भैया हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अच्छा मुझे बता दो इनस्पायरेशन के केस में इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो होता है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम होता है ज़्यादा होता है, सर कम होता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी वजह से इसे नेगेटिव प्रेशर बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू लंग्स के हिसाब से, कि पॉजिटिव प्रेशर बोला गया है, सर ये नेगेटिव प्रेशर बोला गया है। अच्छा एस्पायरेशन की बात कर दी है तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे ये बता दो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात कर दी जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिफ्ट के बीच में। अच्छा मुझे बता दो यही जो होते हैं मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ही जिम्मेदार होते हैं ग्रेडियंट को जनरेट करने में, कि नहीं, हाँ सर ग्रेडियंट को जनरेट करने में यही जिम्मेदार होते हैं। मुझे अब बता दो कि जब एन एस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं, हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम का चैम्बर इंक्रीज होता है कि नहीं, होता है। अच्छा जब होता है तो इंटरकोस्टल मसल और रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन से लिफ्ट अप हो जाते हैं कि लिफ्ट डाउन हो जाते हैं, सर लिफ्ट अप हो जाते हैं, थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, और जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर की बात कर दी जाए तो ये लेस हो जाता है कि हाई हो जाता है, सर पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। और पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाने से मतलब क्या होता है, बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है उस फोर्स की वजह से। अच्छा मुझे ये बता दो इंस्पायरेशन के दौर पे इंस्पायरेशन जो होगा
तब ये बताओ कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जा कि नहीं? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट हो जा। रिब्स और स्टेर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन से उठेंगे कि वहीं पे बल्कि अंदर चले जाएंगे? सर उठ जाएंगे, रेज हो जाएंगे। वहीं पे जब हम लोग एस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है? सर रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो होता है अपवर्ड आ जाता है कि डाउनवर्ड? सर ये अपवर्ड आ जाता है। सर ये अपवर्ड आ जाता है, अपवर्ड आ जाता है, अपवर्ड आ जाता है। अच्छा, अपवर्ड आ जाता है तो मुझे ये बता दो भैया, अपवर्ड आ जाता है तो रिब्स और स्टेर्नम की बात कर दी जाए तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं कि नहीं? हाँ सर, ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, अब मुझे बता दो भैया, अब मुझे बता दो कि हर एक इंडिविजुअल की बात कर दी जाए, इंडिविजुअल की बात कर दी जाए तो कितना ब्रीथ करता है पर मिनट? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ह्यूमन ब्रीथ करता है, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो कि वॉल्यूम ऑफ एयर की बात कर दी जाए तो किससे मेजर किया जाता है? स्पायरोमीटर से। अब मुझे बता दो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, तब हम जिसे बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हम इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अप्रॉक्स 500 ml होता है, हेल्दी मैन लेता है। लेकिन बात कर दी जाए पर मिनट की तो 6000 से 8000 ml पर मिनट एक्सपायर करता है। अच्छा मुझे बता दो इन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? सर ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जब हम फोर्सिबल, मतलब फोर्स लगाते, जब हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर तो इनटेक करते हैं, तब हम बोलते हैं इन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितने होते हैं? 2500 से लेके 3000 ml होते हैं। और वहीं पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितने होते हैं? 1000 से 1100 ml। जब हम लोग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पहले हम नॉर्मल एयर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग फोर्स लगाते जो एडिशनल एयर निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है? 1000 से लेते 1100 ml। अच्छा वहीं पे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ एयर वो होता है जब हम नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल के बाद जैसे नॉर्मल हम एक्सपायर कर लिए, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग निकाल दिए, ठीक है, नॉर्मल CO2 हम लोग बाहर निकाल दिए, फिर उसके बाद हमने फोर्स लगाते भी CO2 निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एयर हमारे हमारे पाइप के अंदर, हमारे ट्रेकिया के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर बचता है, उसे तो हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा रहता है, ठीक है, 1000 ml से 1200 ml, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आर्मी इन इंस्पायर करता है नॉर्मल एस्पायरेशन, मतलब एस्पायर करने के बाद, नॉर्मल एस्पायर करने के बाद, आप जेल करने के बाद, मतलब जो नॉर्मल एयर तो जेल करने के बाद जो बंदा एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एस्पायरेशन करने के बाद आदमी इंस्पायर करे, तब हम बोलते हैं इन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होता है? TB प्लस IRB। वहीं पे एस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? TB प्लस ERB। TB मतलब टाइडल वॉल्यूम, ERB मतलब एस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वहीं पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि बता रहे हैं कि जब एक्सपायर करने के बाद, मतलब झेल करने के बाद जो नॉर्मल एयर बचा होता है, तब इसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब फंक्शनल मतलब इतने बॉडी तो ज़रूरत है, इतना होना ज़रूरी है, तभी हमारा बॉडी फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल इतना ज़रूरी है, फंक्शन में इतना ज़रूरी ही है। मतलब RB प्लस ERB, RB प्लस ERB। ERB क्या होता है? हम लोग निकाल देते हैं, मतलब जितना भी एयर होता है निकाल देते हैं। RB मतलब जितना होना चाहिए, RB प्लस ERB, तब हम इसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब मुझे बता दो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब TB प्लस IRB प्लस ERB, तभी इसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वहीं पे टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? TB प्लस RB प्लस ERB प्लस IRB, तब हम इसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी।
मुझे बता दो प्राइमरी साइट क्या होता है, प्राइमरी साइट क्या होता है चेंज ऑफ जैसे एल्बलाई, प्राइमरी साइट क्या होता है, प्राइमरी साइट क्या होता है एल्बलाई। दूसरी चीज़ मुझे ये बता दो, दूसरी चीज़ ये बता दो, मुझे दूसरी चीज़ ये बता दो कि O2 और CO2 की बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ जैसे कहाँ पे होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में हमारा O2 और CO2 एक्सचेंज होता है। ठीक है, मुझे अब बता दो सिंपल डिफ्यूजन जहाँ पे बेस्ड है, मेनली ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो कि जो जो क्या नाम है रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे अफेक्ट होता है। सर ये सॉल्युबिलिटी और थिकनेस से दोनों से अफेक्ट होता है, दोनों से अफेक्ट होता है। अच्छा मुझे ये बता दो रेस्पिरेटरी गैसेस की बात कर दी जाए, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितने पाए जाते हैं, कितने परसेंट पाए जाते हैं, कितने प्रेशर पाए जाते हैं, कितने mmHg पाए जाते हैं। सर 159 होते हैं। वहीं पे CO2 की बात कर दी जाए, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं 0.3 mmHg। एल्बलाई में बात कर दी जाए तो ऑक्सीजन कहाँ कितने पाए जाते हैं, तो ये होते हैं 104 mmHg पाए जाते हैं एल्बलाई में, 104 mmHg पाए जाते हैं एल्बलाई में, 104 mmHg पाए जाते हैं एल्बलाई में। वहीं पे हम बात कर दी जाए CO2 की बात कर दी जाए एल्बलाई में कितने होते हैं 40 mmHg। ठीक है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड की बात कर दी जाए तो ये एल्बलाई में कितने होते हैं 40 mmHg होते हैं। और वहीं पे CO2 की बात कर दी जाए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कितने पाए जाते हैं, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में CO2 कितने पाए जाते हैं 45 mmHg। अच्छा ब्लड ऑक्सीजनेटेड की बात कर दी जाए तो ये कितने ब्लड ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, सर ये होता है 95 mmHg। और वहीं पे CO2 की बात कर दी जाए तो 40 mmHg। और वहीं पे बात कर दी जाए टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, सर यहाँ पे होता है 40 mmHg और CO2 था 45 mmHg, CO2 था 45 mmHg। अच्छा ये बता दो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कितने टाइम ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, सर 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन। अब मुझे बता दो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर का बना होता है, सर ये 3 लेयर का बना होता है। कौन कौन सा है, थिन होता है, ट्रोमस होता है, दूसरा होता है एंडोथेलियम, तीसरा क्या होता है बेसमेंट सब्सटेंस, तीसरा क्या होता है बेसमेंट सब्सटेंस। पहला क्या होता है एपिथेलियम, दूसरा क्या होता है एंडोथेलियम, तीसरा क्या होता है बेसमेंट सब्सटेंस। मुझे बता दो कि जो थिकनेस लेयर होता है ये कितना कितना मिलीमीटर होता है, सर लेस देन 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम होता है ये थिकनेस की लेयर की बात दी जाए तो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। अब मुझे बता दो कि वो ऑक्सीजन कितने परसेंट आरबीसी के थ्रू जाता है, 97%। वहीं प्लाज्मा के थ्रू 3%। अच्छा मुझे ये बता दो CO2 कितने परसेंट आरबीसी के थ्रू जाता है, 20 से 25%। वहीं पे बाइकार्बोनेट की बात कर दी जाए तो 70%। वहीं पे प्लाज्मा की बात कर दी जाए तो 7%। 20 से 25% CO2 कितने परसेंट आरबीसी के थ्रू जाता है, वहीं पे 70% बाइकार्बोनेट की मदद से, और वहीं पे 7% प्लाज्मा के थ्रू। अच्छा मुझे ये बता दो ब्लड जो होता है यही माध्यम किसका होता है, O2 और CO2 से ट्रांसपोर्ट करने में यही माध्यम ही होता है, मीडियम यही होता है, ब्लड ही होता है। अच्छा बता दो हीमोग्लोबिन कैसा कलर होता है, सर रेड कलर होता है। इसमें आयरन होता है कि नहीं, सर होता है, कौन सा, या फिर 2+ होता है। मुझे बता दो क्या क्या होना जरूरी होता है कि ऑक्सीजन बाइंड करे हीमोग्लोबिन से, सर यहाँ पे होना क्या जरूरी होता है, यहाँ पे होना जरूरी क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखा जाता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर देखा जाता है, जिससे कि यही 4-5 फैक्टर होते हैं जिससे कि ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन। अच्छा मुझे बता दो हर एक हीमोग्लोबिन कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड करता है, सर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाइंड करता है। अच्छा मुझे बता दो कैसा कर्व मिलता है किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन में, सर सिग्मॉइड कर्व मिलता है। अच्छा मुझे ये बता दो एल्बलाई की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या क्या होना जरूरी है, सर यहाँ पे PO2 का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, और प्रोटॉन H+ मतलब प्रोटॉन और की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है,
ये सारे कंडीशन, ये सारे फैक्टर और सी हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करते हैं। वहीं पे टिश्यू की बात कर दी जाए तो PO2 कम होना चाहिए, PCO2 ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये जो होते हैं ये सारे कंडीशन जिससे हेल्प करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बनवाने में हेल्प करते हैं। अच्छा बता दो, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंचाता है? 5 ml ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, मुझे बता दो, जब CO2 बाइंड करे हीमोग्लोबिन के साथ तब हम क्या बोलते हैं? कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट? तब भी मानते चलो 20 से 25% जो होता है हीमोग्लोबिन CO2 के माध्यम से, RBC के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। अब मुझे बता दो भैया कि PO2 कैसा है? मेजर फैक्टर होता है, लेकिन किससे अफेक्ट करता है? बाइंडिंग तो किससे? PCO2 तो। अच्छा ठीक है, मुझे बता दो, अगर PCO2 हाई रहे और PO2 लो रहे टिश्यू में PCO2 हाई रहे और PO2 लो रहे PCO2 हाई रहे और PO2 लो रहे टिश्यू में, तब हम मोर बाइंडिंग कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। वेर एट PCO2 लो रहे और PO2 हाई रहे एल्बुलाई में, तब ये डिसोसिएशन क्या होता है? CO2 था, तो क्या बनाता है? कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मुझे बता दो कि हीमोग्लोबिन टिश्यू से कहाँ पे ले जाता है? एल्बुलाई में। अच्छा मुझे बता दो, आरबीसी की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है एंजाइम में कि नहीं होती है? कौन सा एंजाइम? कार्बोनेट एनहाइड्रेट। अच्छा मुझे ये बता दो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने ml CO2 एल्बुलाई के पास ट्रांसफर करता है? 4 ml CO2 ट्रांसफर करता है। ठीक है, मुझे बता दो ह्यूमन बीन की बात कर दी जाए तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये क्या मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है कि हमारे बॉडी टिश्यू को कितना ऑक्सीजन, और मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कितना CO2 तो बाहर निकालना है, कितना CO2 तो नहीं निकालना है। तो ये सारे मेंटेन करता है हमारे ये सारी चीज़ कंट्रोल करता है बॉडी टिश्यू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ किससे डन होता है? मतलब ये सारी चीज़ करता तो है न्यूरल सिस्टम। अच्छा मुझे ये बता दो, स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है जो कि ब्रेन के रीजन में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो वो कौन होता है? मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन में कौन प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यही मेंटेन करता है हमारे पूरे क्या नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तो मेंटेन करता है। लेकिन कुछ और भी सेंटर है, जैसे कि पॉन्स रीजन, ये भी ब्रेन में ही होता है। ये जो होता है पॉन्स रीजन की बात कर दी जाए, इसी तो बोलते हैं निमोटॉक्सिस सेंटर। ये भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो मेंटेन करता है। अच्छा वहीं पे न्यूरल सिग्नल की बात कर दी जाए तो ये ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन तो रिड्यूस करता है कि इंक्रीज करता है? सर ये रिड्यूस करता है। वहीं पे रेस्पिरेटरी रेट तो क्या करता है? अल्टर करता है। अच्छा मुझे बता दो, कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे होते हैं? एडजेसेंट ऑफ द रिदम सेंटर के बगल में ही होता है। अच्छा ये बताओ, किसके लिए सेंसिटिव होता है? CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। ठीक है भैया, अब मुझे बता दो अस्थमा की बात कर दी जाए तो ये क्या कॉज करता है? ये ब्रीथिंग में कॉज करता है, जिससे कि ये मेनली क्या होता है, हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, मतलब वीजिन होने लगता है, वीजिन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। अच्छा ठीक है, या अच्छा इम्फीसेमा जो होता है, इम्फीसेमा सुने हो? हाँ सर, ये कैसा डिसऑर्डर है? क्रोनिक डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है? एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि भैया हम लोग जब सिगरेट स्मोक करते हैं तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है तो O2 मॉलिक्यूल्स बाइंड करने का जगह कम हो जाता है और CO2 मॉलिक्यूल्स बाइंड करने का जगह ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? सर ये इंडस्ट्रीज के लोग जो काम करते रहते हैं ग्राइंडिंग में, स्टोन ब्रेकिंग में, सीमेंट जहाँ पे बनता है पतले पतले, मतलब माइक्रो पार्टिकल जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये बेसिकली होता क्या है, जो हमारे लंग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो इस छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब सीमेंट की बात कर दी जाए तो वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हमारे लंग्स में जाते बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद ये पूरी टाइट हो जाते हैं और हमारे जो क्या नाम है, बात कर दी जाए हमारे फाइब्रस टिश्यू होता है हमारे लंग के अंदर, उसमें छेद करने लगते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और जिसकी वजह से हमारा लंग्स डैमेज हो जाता है। ठीक है। और ये मेनली जो होता है हमारे इंडस्ट्रीज के वर्कर में मेजॉरिटी देखा गया है, और इसे बचने के लिए बहुत सारे मास्क भी आते हैं। हाँ, जैसे कि तुम्हें मालूम ही होगा, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े ही होगे, सिलिका का मास आता है, जिसकी वजह से सिलिका जो होता है ये पॉइजनस जितने भी चीज़ें होते हैं वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तुम्हें मालूम ही होगा ये चीज़। ठीक है। तो इसी के चलते चलते हमारा ये चैप्टर ब्रीथ इन एक्सचेंज एंड जैसे खत्म होता है। अब मुझे बता दो, ब्लड की बात कर दी जाए तो ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। इनके अंदर क्या होता है? फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। अच्छा ये बता दो, ब्लड प्लाज्मा की बात कर दी जाए तो ये कैसा कलर होता है? सर ये स्ट्रॉ कलर होता है। कैसी फ्लूइड होती है? विट्रस फ्लूइड। अच्छा कितने परसेंट जो होता है, कितने परसेंट होता है? प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ तो सर ये 55% होता है। इनके अंदर 55% के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है प्लाज्मा में? सर 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर होता है। कितने परसेंट प्रोटीन होता है? 6 से 8% होता है। अच्छा फिब्रिनोजन का काम क्या है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। एल्ब्यूमिन का क्या काम है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। अब मुझे ये बता दो कि प्लाज्मा तो अमाउंट तो स्मॉल अमाउंट में मिनरल भी कंटेन करता है कि नहीं? हाँ सर करता है। जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरेट आयन, और कुछ हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सारे भी कंटेन करता है। ये प्लाज्मा जो होता है ये हमारे कुछ क्षण भर के लिए ही रहता है कि हमेशा के लिए होता है? ये हमारे बॉडी में ट्रांजिएंट फॉर्म में रहता है हमेशा। ठीक है। अच्छा ये बता दो, अगर बात करिए प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तब हम इसे क्या बोलते हैं? सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर तो क्या बोलते हैं? सीरम। फॉर्म एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं? 45। पहले मुझे बताओ इरेथ्रोसाइट का पूरा नाम? रेड ब्लड सेल। अच्छा ये बता दो, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं कि नहीं? होते हैं। कितने आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होता है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है। अच्छा मुझे ये बता दो, कितने होते हैं ऑन एवरेज? इनका कितना होता है? इरेथ्रोसाइट की बात करती है, ऑन एवरेज कितने होते हैं? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी क्यूब होते हैं हमारे इरेथ्रोसाइट आरबीसी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, आरबीसी के पास न्यूक्लियस होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल, जैसे कि तुच्छ में भी तुच्छ के आरबीसी में होते हैं। ठीक है न्यूक्लियस, जैसे कि तुम्हें मालूम हो जाए, अभी तुमने फ्रॉड वाला चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। जैसे कि फ्रॉड के हीमोग्लोबिन में आरबीसी फ्रॉड के हीमोग्लोबिन के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तुम्हें मालूम होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे बता दो इनका शेप क्या होता है? बाइटॉन शेप होता है। अच्छा मुझे बता दो भैया कि हेल्दी इंडिविजुअल कितना ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करता है? 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। अच्छा तो मॉलिक्यूल्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल इन्वॉल्व करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज में? हाँ सर होते हैं। अच्छा ये बताओ, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिन का है? 120 डेज। अच्छा द ऑफ आरबीसी कहाँ पे है? स्प्लीन। ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। क्या कैसे होते हैं? कलरलेस। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। न्यूक्लिएटेड होते हैं। कितना एवरेज होता है? 6000 से 8000 mm क्यूब होता है। ठीक है।
मुझे बता दो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इनमें दो प्रजाति होते हैं, जेनलोसाइड ए जेनलोसाइड। जेनलोसाइड के एग्जाम्पल बताओ, जेरेनलोसाइड के एग्जाम्पल बताओ, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। और ए जेरेनलोसाइड के मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। मोनोसाइड और लिम्फोसाइड ये जो होते हैं ए जेरेनलोसाइड होते हैं। न्यूट्रोफिल कितने परसेंट होता है, 60 से 65%। बेसोफिल 0.5 से 1%। ठीक है, मुझे बता दो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट दोनों मिलकर क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल। मुझे बता दो बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन क्या होता है सर, हिस्टामिन जो होता है ये वैसो डायलेटर होता है, और सेरोटोनिन वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, और हेपेरिन एंटी कोआगुलेंट होता है, एंटी कोआगुलेंट होता है। बेसोफिल कहाँ पे हेल्प करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है। इसिनोफिल कितने परसेंट होते हैं, 2 से 3%। वहीं पे लिम्फोसाइट कितने परसेंट होते हैं, 20 से 25%। लिम्फोसाइट में कौन कौन आते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मुझे बता दो प्लेटलेट तो क्या नाम बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे ये सेल्फ फ्रेगमेंट, मतलब ये प्लेटलेट होता है जिस सेल के फ्रेगमेंट से प्रोड्यूस होता है, मेगाकैरियोसाइट। इसका कितना कंटेंट करता है, नॉर्मली प्लेटलेट कितने होने चाहिए, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख प्लेटलेट्स क्यूब होने चाहिए। प्लेटलेट की बात कर दी जाए, प्लेटलेट की बात कर दी जाए तो ये किसमें है इन्वॉल्व होना चाहिए, कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। अगर बात कर दी जाए प्लेटलेट अगर कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए तो ये क्या क्या हो जाए, इससे क्या हो जाए, मुझे बताओ क्या हो जाए इससे। सर इससे एनीमिया की होने की चांसेस रहता है, मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, जिससे कि मोस्ट कॉमन एनीमिया बोला जाता है, एनीमिया। ठीक है, अब मुझे बताओ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस तरीके से डिफाइन करोगे। ये डिफाइन करने कि जो प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ टू सरफेस एंटीजन, मतलब बात दी जाए कि ग्लूकोज जो शुगर होता है उसमें एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे बता दो, मुझे बता दो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए हो जाए या बी हो जाए, ए बी हो जाए ओ, तो इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं, ओ होते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी होते हैं। मुझे बता दो किसके अंदर एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है, सर ए बी में। किसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ में। अच्छा मुझे बता दो कौन सबको डोनेट कर सकता है, सर ए बी। जैसे जैसे ए बी, ए तो डोनेट कर सकता है, बी तो डोनेट कर सकता है, ए बी तो डोनेट कर सकता है, और ओ तो भी डोनेट कर सकता है। मुझे बता दो आर एच ग्रुपिन किस में देखा गया, रेसेस मंकी में। मोस्टली 80% लोग, मेजॉरिटी आर एच पॉजिटिव होते हैं, आर एच नेगेटिव। सर आर एच पॉजिटिव होते हैं। मुझे बता दो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी में मदर कैसे होते हैं, प्रेग्नेंट मदर आर एच नेगेटिव, फिटस आर एच पॉजिटिव। मुझे बता दो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस का ब्लड होता है वो जो मदर का ब्लड होता है वो फीटस के अंदर चला जाता है, नहीं। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा उसे सेपरेट की रहती है, लेकिन डिलीवरी के वक्त थोड़ा सा चला जाता है कि नहीं, हाँ चला जाता है, जिसकी वजह से मदर क्या बना लेती है, मदर के बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, मदर के बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, बताओ भाई। मदर के बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन बन जाता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन बन जाता है। एंटीबॉडी मदर एंटीबॉडी बना लेती है अगेंस्ट आर एच एंटीजन से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात कर दी जाए उसके बाद वाली प्रेगनेंसी होगी जिसकी वजह से ब्लड, माँ का ब्लड जो होता है फीटस के अंदर चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, और जिसकी वजह फीटस के आरबीसी तो डिस्ट्रॉय कर दे जाती, नहीं कर देगा। लेकिन बात कर दी जाए, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, पूछिए सर। वहीं पे अगर मान लो लेट दी सपोज दूसरी प्रेगनेंसी है और वहीं पे जो क्या नाम है फीटस का ब्लड जो हो रहा, ब्लड ग्रुप जो हो रहा, वहीं पे फीटस का ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव हो रहा, तब क्या हो रहा, सर तब कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा। अगर वहीं फीटस का ब्लड आर एच पॉजिटिव हो रहा, आर एच पॉजिटिव हो रहा, तब ये कंडीशन होगी, तब वो मदर का ब्लड जाके फीटस के ब्लड में जाएगा और जिसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर फीटस का ब्लड आर एच नेगेटिव हो तब कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तब कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो
ठीक है। अगर मान लो फीटस का ब्लड आरएच पॉजिटिव हो तो मदर का एंटीबॉडी जो बनाई है वो फीटस के अंदर चला जाएगा और जिसकी वजह से फीटस के आरबीसी तो डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह जॉन्डिस होने जा, एनीमिया हो जाएगा, सीवियर चेस्ट हो जाएगा। और इस पूरे कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस। और इसे अवॉइड करने के लिए एंटी आरएच एंटीबॉडी देना पड़ता है इमीडिएटली आफ्टर अ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो जाए तो इमीडिएटली हमें ये इंजेक्शन दे देनी चाहिए। अच्छा मुझे बता दो कि प्रोथ्रोम्बिन से जो चीज़ तुम्हें मालूम ही होगा, कि भैया मुझे बता दो फिब्रिन कहाँ से फॉर्म होता है। सर ये इनएक्टिव फिब्रिनोजन से फॉर्म होता है। कौन सा एंजाइम लगता है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कहाँ से बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है? थ्रोम्बोकाइनेज। मुझे बता दो कि इस सब चीज़ों में कौन सा आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? सर कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस सारे प्रोसेस तो क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। हाँ सर। अब मुझे बता दो नेटवर्क ऑफ थ्रेड तो क्या बोलते हैं? जो कि डेड होता है इसे हम बोलते हैं फिब्रिन। ठीक है, डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट होता है। अच्छा बता दो लिम्फ, और लिम्फ की बात कर दी जाए तो लिम्फ तो क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या अलाउ होता है? यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पे स्पेस के बीच में रहते हैं। क्या क्या नहीं जाते हैं लिम्फ के अंदर? क्या क्या नहीं होते हैं? लार्जर प्रोटीन जैसे कि डब्ल्यू बी सी मोस्ट फॉर्म एलिमेंट में डब्ल्यू आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ तो हटा दिया जाए, मतलब लिम्फ में बात कर दी जाए, लार्जर प्रोटीन तो हटा दिया जाए और लार्जर फॉर्म एलिमेंट तो हटा दिया जाए, मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट तो हटा दिया जाए, तो जितने भी सारे चीज़ बचे वो सारे टिश्यू फ्लूइड होते हैं या लिम्फ होते हैं। ठीक है। अब मुझे बता दो कि कुछ मिनरल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लाज्मा में। हाँ सर होते हैं। जैसे कि ये लिम्फ होता है, लिम्फ जिसमें मदद करता है सर न्यूट्रिएंट और गैसेस तो एक्सचेंज होने में बहुत मदद करता है। मुझे बता दो किसके बीच में? ब्लड और सेल के बीच में। अच्छा मुझे अब बता दो कि हाँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैं पूछा हूँ। जो जो क्या नाम है लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये फ्लूइड तो कलेक्ट करते, ये कहाँ पे फेंक देता है? सर ये मेजर वेन में भेज देता है, मेजर वेन्स में भेज देता है, जो कि मेजर वेन्स मतलब वेना कावा में भेज देता है। लेकिन एनसीईआरटी मेजर वेन लिखी है तो तुम्हें मेजर वेन ही याद करना है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो कि लिम्फ जो होता है, लिम्फ में लैटियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल विलाई में। अच्छा फैट कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लैटियल्स में। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो सर्कुलेटरी पाथवे में किसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? सर ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। वहीं पे क्लोथ की बात चली जाए तो यहाँ पे कहाँ पे होता है? क्लोथ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये बेसिकली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ भैया, ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा और चौडेटा के अंदर देखा गया है। ठीक है। मुझे साइनस क्या होता है? सर ये लार्जर वेसल होता है जो कि ओपन स्पेस होता है बॉडी कैविटी का, इसे हम बोलते हैं साइनस। मुझे बता दो मुझे बता दो कि कितने, मतलब वर्टिब्रेट में बात कर दी जाए तो सारे मसल चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं कि नहीं? हाँ सर पाए जाते हैं। अब मुझे बता दो फिशेस के पास कितने चैम्बर हर्ट होता है? 2 चैम्बर हर्ट होता है। वहीं पे बात कर दी जाए जितने हमारे किसके पास 3 चैम्बर हर्ट होता है? जैसे कि क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सारे के पास 3 चैम्बर हर्ट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल की बात कर दी जाए, सुनो पहले मेरी बात। क्रोकोडाइल की बात कर दी जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब 3 चैम्बर हर किसके पास होता है? सर ये सारी चीज़ गलत आप बता रहे हो, ये 4 चैम्बर में होता है। 3 चैम्बर हर किस पे पाया जाता है? सर एम्फीबिया में पाया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ क्रोकोडाइल तो छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 चैम्बर हर्ट होता है ये सिर्फ एम्फीबिया में पाए जाते हैं। वहीं पे 4 चैम्बर की बात कर दी जाए तो ये बर्ड्स में पाया जाता है, क्रोकोडाइल में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है,
4 चैम्बर की बात कर दी जाए तो 2 आर्टेरिया हो जाए, 2 वेंट्रिकल हो जाए। 3 चैम्बर की बात कर दी जाए तो 2 आर्टेरिया हो जाए, 1 वेंट्रिकल हो जाए। ठीक है, ठीक है। मुझे बता दो फिशर्स की बात कर दी जाए तो फिशर्स में जो हार्ट होता है ये किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड और जो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये दिल्स में जाता है और दिल्स से होते हुए हमारे बॉडी पार्ट में चला जाता है। वहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये हमारे हार्ट में आ जाता है और हार्ट के थ्रू हमारे चेस्ट में चला जाता है, दिल्स में आ जाता है और दिल्स के थ्रू हम जो वेस्ट होता है बाहर निकाल देते हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो एम्फीबिया में जो होता है यहाँ पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट सर यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया दो अर्टेरियम, लेफ्ट अर्टेरियम राइट अर्टेरियम सेपरेट करता है ब्लड, लेकिन वहीं पे वेंट्रिकल में सारे ब्लड मतलब दोनों अर्टेरियम के ब्लड मिल जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे कुल मिला के ब्लड मिस हो जाता है। वहीं पे बात कर दी जाए हम लोग के देश में मतलब मैमल्स, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल की बात कर दी जाए और बर्ड की बात कर दी जाए तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे जो होते हैं जो ब्लड होते हैं वो मिक्सअप नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा हार्ट जो होता है ये मेजोडर्मल होता है कि नहीं? हाँ सर होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? थोरेसिक कैविटी में। अच्छा, जो हार्ट होते हैं वो टिल्टेड होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। कहाँ पे? लेफ्ट राइट। अच्छा, इनके इनके डबल वॉल होते हैं कि नहीं? डबल वॉल होते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे डबल वॉल होते हैं तो कौन सा बैज होता है? पेरिकार्डियम। उस बैज को बोलते हैं पेरिकार्डियम। मुझे बता दो पेरिकार्डियम के अंदर कैसा फ्लूइड होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। मुझे बता दो अपना हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। रचना, दो स्मॉल अपर होते हैं, स्मॉल अपर चैम्बर तो आर्टेरिया बोलते हैं और दो लार्ज चैम्बर तुम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, थिन मस्कुलर वॉल तो हम क्या बोलते हैं? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, जो चीज सेपरेट कैसे करता है राइट और लेफ्ट आर्टेरिया तो। और वहीं पे बात करिए थिट वॉल तो हम क्या बोलते हैं? थिट वॉल तो हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जैसे आईवीएस बोलते हैं, जो चीज सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल तो। ठीक है, वहीं पे आर्टेरियम और वेंट्रिकल तो सेपरेट करने वाले सेम साइड तो हम बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए राइट आर्टेरिया और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक वॉल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइस्पेड वॉल या इसी तो बोलते हैं कुछ भी नहीं, इसी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और वहीं पे लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल तो सेपरेट करने वाले वॉल तुम बोलते हैं बाइस्पेड वॉल या मिट्टल वॉल, जो कि जाल्ट चलता है, ये जो बैक फ्लो तो रोकता है। ठीक है, ठीक है। मुझे बता दो भैया कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक वॉल होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल, जो कि आधे चंद्र आकार का होता है। ठीक है, अब मुझे बता दो पूरा हार्ट किससे बनना होता है? कार्डियक मसल से। हमारे कार्डियक मसल से बना होता है। मुझे बता दो वेंट्रिकल का मसल जो होता है ये थिकर होता है कि नहीं? थिकर होता है। किससे? आर्टेरिया से तो आर्टेरिया से वजाय में। ठीक है, मुझे बता दो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जो कि नोडल टिश्यू बोला जाता है, जो कि राइट अपर कॉर्नर के राइट आर्टेरियम में पाए जाने वाले तो हम क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड, यस ए एन। फिर वहीं पे बात कीजिए है दूसरा एन अदर मास ऑफ डी टिश्यू सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टेरियम, इसे हम क्या बोलते हैं? एवीएन, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ठीक है। फिर मुझे बता दो ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर की बात कर दी जाए नोडल फाइबर प्लस ए बी बंडल प्लस प्लस आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, तब हम इसे क्या बोलते हैं? तब हम इसे बोलते हैं पुर्चिंजे फाइबर। ठीक है, पुर्चिंजे फाइबर, जो कि ये पूरे जो कि यही एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट करता है। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, मतलब बिना किसी से बाहरी स्टिमुलाई की मदद लिए बिना, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ऑटो स्टाइटेबल होता है। ठीक है, ये बात कर दी जाए एसएन की बात कर दी जाए साइनो आर्टेरियल नोड जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितना देता है? 70 से 75 टाइम। अच्छा ये बता दो हमारा हार्ट बीट कितना नॉर्मली बीट करता है? 70 से 75 टाइम्स, ऑन एवरेज 72 बीट पर मिनट। ठीक है, कार्डियक साइकिल में बात कर दी जाए तो कितने चैम्बर होते हैं हम लोग में?
4 चैम्बर होता है। सबसे पहला स्टेट कौन सा होता है? रिलैक्स स्टेट। यहाँ पे इसी तो हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे ट्राइस्पेड और बाइस्पेड वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन से होते हुए वेना कावा से होते हुए हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से होते हुए हमारे चेस्ट में आ जाता है, लेफ्ट और राइट एट्रियम। सुनो, एनसीईआरटी बहुत टेढ़ी बात लिखी हुई है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहा है कि हमारे ट्राइस्पेड बाइस्पेड वॉल्व बंद होंगे और जो वेंट्रिकल से जो ब्लड हो रहा, वेंट्रिकल में जो ब्लड हो रहा, ये सेमील्यूनर वॉल्व से होते हुए हमारा वेना कावा और पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तो बोलते हैं हमारा जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तुल मिलाते इतना समझो कि जॉइंट डायस्टोल मतलब तुल मिलाते हमारे आर्टरिया में ब्लड आने लगता है, ठीक है। सेमी ट्राइस्पेड और बाइस्पेड वॉल्व बंद हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद बात दी जाए, फिर उसके बाद एन जो होता है जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद जो होता है दोनों आर्टरिया जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं आर्टरियल सिस्टोल, और जिसकी वजह ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तब वेंटिकुलर जो वाल्व लगे होते हैं उनमें प्रेशर पड़ेगा, और जो बाइस्पेड और ट्राइस्पेड वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएंगे, और जब खुलेंगे तो जो आर्टरिया वाला ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब एन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो आर्टरिया में जो प्रेशर पड़ेगा, और आर्टरिया में प्रेशर पड़ेगा तो ट्राइस्पेड बाइस्पेड वॉल्व पे भी प्रेशर पड़ेगा, और उसकी वजह से ट्राइस्पेड बाइस्पेड वॉल्व जो बंद थे अब ओपन हो जाएंगे, और फिर ओपन हो जाएंगे तो जो आर्टरिया था ब्लड है वो अभी वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल में चला जाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी तो बोलते हैं यहाँ पे आर्टरियल सिस्टोल, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट रहेगा जब वेंट्रिकुलर साइड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ए बी बंडल जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिज से होते हुए हमारे वेंट्रिकुलर मसल्स पे सारे ये पोटेंशियल हो जाएंगे। तब वहाँ पे जो हो जा हमारा वेंट्रिकल जो होगा या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आर्टरिया जो होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। मतलब आर्टरिया रिलैक्स मतलब डायस्टोल कंडीशन में चला जाएगा मेरा आर्टरिया, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा तब लास्ट में हमारा उसकी प्रेशर की वजह से हमारा सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड होगा वो चला जाएगा। मतलब कहाँ पे? हमारे किस में चला जाएगा? हमारे ब्लड वेसल में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो, हालांकि मुझे 100% है ये चीज़, जब सामने से बताओ तो वो ज़्यादा समझ में आता है, इसमें तुम्हें कम समझ में आएगा, लेकिन आई होप तुम लोग तो समझ में आएगा, ठीक है। हार्ट बीट कितने मिनट का होता है? 72 समय का होता है। हार्ट कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है? 0.8 सेकंड का होता है। वेंट्रिकुलर पंप कितने अप्रॉक्सीमेट चलता है? 70 ml ब्लड। इसी तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। बात कर दी जाए वेंट्रिकुलर पर मिनट कितना लीटर बनाता है? 5000 ml या 5 लीटर ऑन एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल के पास होता है, ठीक है। मुझे बता दो भैया, पहला हार्ट साउंड क्या होता है? लब। दूसरा डब। लब साउंड कैसे सुनाई देता है? ट्राइस्पेड और बाइस्पेड वॉल्व के बंद होने से। डब की बात कर दी जाए सेमील्यूनर वॉल्व बंद होने से। ईसीजी की बात कर दी जाए तो किस तरीके से सुनाई देता है? पीप पीप पीप। फिर उसके बाद पी बोलने लगता है ना, तो ये जो होता है ईसीजी का आवाज़ ऐसे सुनाई देता है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि पेशेंट जो होता है वो उससे कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है ना। मुझे बताओ मशीन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। मुझे बता दो पी कौन सा वेव रिप्रेजेंट करता है?
पी कौन सा वेव रिप्रेजेंट करता है? पी वेव। तो पी जो होता है ये होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। वहीं पे क्यू आर एस क्या बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर। और टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, ये सारे वेव होते हैं, याद होना जरूरी है, नीट में 2023 में पूछा गया था। मुझे बता दो, अदर बता दो कि डबल सर्कुलेशन किसमें देखा जाता है? हमीलोड में। ठीक है, इसमें कितने लेयर होते हैं? इसमें 3 लेयर होते हैं। ट्यूनिका इंटीमा किस से बनी होती है? ट्यूनिका इंटीमा की बात कर दी जाए तो ये स्क्वेमस एंडोथेलियम के लेयर से बनी होती है। वहीं पे ट्यूनिका मीडिया की बात कर दी जाए, ये किससे बनी होती है? ये स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। वहीं पे ट्यूनिका स्टेना ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया बात कर दी जाए वेन के केस में काफ़ी थिन होती है, थिक होती है, शरीर थिन होती है। ठीक है, अब मुझे बता दो भैया, अब मुझे बता दो ब्लड हम लोग तक किस तरीके से पंप करता है, पूरा बताओ। ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल से लेके, बात कर दी जाए, सुनो सुनो, ब्लड अगर राइट वेंट्रिकल से लेके पल्मोनरी आर्टरी तक पंप करती है। वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके एरोटा तक, तब हम इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी से लेके हमारे लंग्स तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब मुझे बता दो यूनिट वैस्कुलर कनेक्शन कहाँ पे है? यूनिट वैस्कुलर कनेक्शन कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन्स क्या क्या कैरी करता है? ब्लड कहाँ से? इंटेस्टाइन से कहाँ तक? लीवर तक। ठीक है, इसी तो हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक है। अब ये बता दो कि हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी जो रेगुलेट करता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? ऑटो रेगुलेटेड मसल्स। ये बता दो हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है कि नहीं? हाँ सर, होता है। यहाँ पे बताओ स्पेशल न्यूरल सेंटर कहाँ पे पाए जाते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या मेंटेन करता है? ये कार्डियक फंक्शन तो मेंटेन करता है। अच्छा मुझे बता दो न्यूरल सिग्नल की बात कर दी जाए, कौन रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करता है? सिम्पा। और कौन हार्ट ऑफ रेट को डिक्रीज करता है? पैरासिम्पथेटिक जो होता है ये रेट ऑफ हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। ठीक है, ठीक है। अब मत मुझे बता दो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल तो कौन मेंटेन करता है? ये तो हमारे एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं, ये भी इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हम बार बार चेक करवाने पे 140 और 90 से एबव आने लगे हमारा ब्लड प्रेशर, तब हम इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज, जैसे कि हमारे ब्रेन और किडनी तो इफेक्ट भी कर देता है। ठीक है, तो रोनरी आर्टरी डिसीज की बात कर दी जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ठीक है। मुझे बता दो ये क्यों होता है? क्योंकि भैया यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू कहाँ पे? आर्टरीज के ल्यूमन में, जिसकी वजह जो होता है नैरो हो जाता है। क्या? आर्टरीज का ल्यूमन। ठीक है, एंजाइना क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो ना पहुँच, हार्ट मसल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से कुछ हल्का सा दर्द होता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल जो होता है डैमेज होने लगते हैं ना ना। और ये मिडिल एज में मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मोस्टली मिडिल एज में देखा जाए। ठीक, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है? यहाँ पे जो हार्ट का स्टेट होता है उस स्टेट में कंप्लीटली पंप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ब्लड इफेक्टिवली उतना नहीं मिल पाता है जितना बॉडी को ज़रूरत होती है। इसी तो बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मुझे बता दो हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर क्या होता है? सर अभी तो आपने बताया। अच्छा मुझे बताओ कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट अगर स्टॉप हो जाए, बीटिंग ना करे, मतलब हार्ट हमारा
बीट ना करे, हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाए, तब हम इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट मसल अचानक डैमेज हो जाए, क्यों? ब्लड सप्लाई जितनी चाहिए उतनी ना मिले तो। अच्छा, हार्ट अटैक हम लोग पढ़ लिए। अब मुझे बता दो भैया, अब हम लोग धीमे धीमे स्टेटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन वाले चैप्टर पे पहुंच जाए हैं। तो भैया तैयार होना, मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ते बहुत। एमिनो टेलिट ऑर्जेस कौन कौन से होते हैं? बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट। यूरियोटेलिट ऑर्जेस कौन होते हैं? मैरीन फिश और मैमल्स। और यूरिथ्रोटेलिट में रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल होता है। मुझे बताओ भैया कि बात कर दी जाए तो प्लेटी हेलमिंथेस में सबसे पहले स्टेटरी ऑर्गन देखा गया कि नहीं? हाँ, क्या पाया जाए? प्रोटोनेफ्रेटिया। इसी तो फ्लेम सेल बोलते हैं, इसी तो सोलिनोसाइट बोलते हैं। एस्टी हेलमिंथेस में रेनेट सेल देखा गया। एनेलिडा में नेफ्रेटिया। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट की बात कर दी जाए तो मालफिजियन ट्यूब्यूल देखा गया। सरस्टीसियन की बात कर दी जाए तो इंटीरियर ग्लैंड देखा गया। और वहीं पे बात कर दी जाए ग्रीन ग्लैंड देखा जाए किसके अंदर? प्रॉन्स के अंदर। ठीक है, प्रॉन्स के अंदर देखा जाए। वहीं पे कुछ हमारे जो बात कर दी जाए कुछ एनेलिडा और कुछ हमारे सिफेलोचौडरेट जैसे कि एम्फिओसिस जो होता है, इनके अंदर भी हमारे प्रोटोनेफ्रेडिया पाए जाते हैं। इनके अंदर भी प्रोटोनेफ्रेडिया पाए जाते हैं। इनके अंदर भी प्रोटोनेफ्रेडिया पाए जाते हैं। ठीक है भैया, प्रोटोनेफ्रेडिया पाए जाते हैं। अच्छा, ये बता दो नेफ्रीडिया जो होता है ये क्या रिमूव करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। और क्या मेंटेन करता है? फ्लूइड और आयनिक कंसंट्रेशन तो मेंटेन करता है। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। मुझे बता दो, ह्यूमन की बात कर दी जाए तो स्टेटरी सिस्टम कितने होते हैं? कैसे कैसे कंसिस्ट होता है? 8 पेयर ऑफ किडनी होता है कि नहीं? होता है। 8 पेयर ऑफ यूरेटर होता है कि नहीं? होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है कि नहीं? होता है। और क्या होता है? 8 यूरेथ्रा होता है। बाकी सारे पेयर में होते हैं। देखो, यूरेटर पेयर में होता है, किडनी पेयर में होता है, वहीं पे यूरिनरी ब्लैडर 8 होता है, यूरेथ्रा 8 होता है। किडनी का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा शेप होता है? बीन शेप। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लास्ट थोरेसिस और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में होता है। कहाँ पे? डॉर्सल साइड। इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। लेंथ क्या होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ क्या होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। सॉरी, विड्थ कितना होता है? 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। इनर कॉन्केव इस सरफेस ऑफ किडनी तो क्या बोलते हैं? नॉच। इसी तो बोलते हैं हाइलम। हाइलम से क्या क्या इंटर करता है? यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व इंटर करते हैं। ब्रॉड फनल शेप तो क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। इससे प्रोजेक्शन, इस यहाँ पे पेल्विस से प्रोजेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? थैलाइसिस। आउटर लेयर ऑफ किडनी जो कि टफ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इनर साइड ऑफ किडनी जो कि 2 लेयर से होता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। है कि नहीं? है। मुझे बता दो, मेडुला कितने टोनिकल मास में डिवाइडेड है? 2। एक क्या नाम है? एक जो होता है माइनर टैलाइट्स और एक मेजर टैलाइट्स। ठीक है। टॉर्टेस्ट की बात करिए, टॉर्टेस्ट कहाँ पे स्टैंडर्ड होता है? बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड या तुम कहो रीनल टॉल्यूम, इसे हम क्या बोलते हैं? टॉल्यूम ऑफ बर्टिनी। मुझे बता दो, हर एक किडनी के पास कितने मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। मुझे बता दो, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। मुझे बता दो मुझे बता दो नेफ्रॉन के पास कितने पार्ट होते हैं? ग्लोमेरुलर, रीनल, ट्यूबुल। मुझे बता दो कि ग्लोमेरुलर के पास एक कैपिलरीज होती है जो कि फॉर्म होते हैं कौन सा? एफरेंट आर्ट्यूल। एफरेंट आर्ट्यूल क्या होता है? फाइन ब्रांच होता है जो कि रीनल आर्टरीज से निकलता है। मुझे अब बता दो कि ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस से कैरीड अवे जाता है कि कैरीज टूवर्ड्स आता है? सर, ग्लोमेरुलस से दूर जाता है, अवे जाता है। कहाँ पे? एफरेंट आर्ट्यूल। अच्छा, मुझे बता दो, रीनल ट्यूब्यूल जो होता है ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लूमेन कैप्सूल।
अच्छा, जुलोमेरुलस की बात कर दी जाए तो ये वुमेन कैप्सूल के साथ मिल जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी, या इसे क्या बोल सकते हैं, रीनल कॉर्पसल। अच्छा ये बता दो, रीनल कॉर्पसल की बात कर दी जाए, ट्यूब्यूल जो होता है हाईली टॉइल्ड होता है कि लो टॉइल्ड होता है, हाईली टॉइल्ड, इसी तो हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेयर पिन शेप तो क्या बोलते हैं, हेनली लूप। मुझे बता दो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल जो कि डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट तो हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्यूबुलर रीजन जैसे कि डीसीटी हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन ओपन होता है स्टेट ट्यूब, चार्ल्ड हम क्या बोलते थे, लट्टन डट। मुझे बता दो, यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, माल्फिजियन टार्पिसल, पीसीटी, डीसीटी, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हो जा तो क्या लूप ऑफ हेनरी जो होता है लेस हो जा कि नहीं हो जा, सर लेस हो जा या तो नहीं ही हो जा। मेडुलरी में जो लूप ऑफ हेनरी हो जा बहुत गहराई में हो जा, गहराई में मतलब बहुत अंदर हो जा, ठीक है, डीप में हो जा, इसे हम क्या बोलते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बात कर दी जाए इफ्रंट आर्टियोर से एक फाइन लाइट कैपलरी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपलरी। अच्छा, यू शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेनरी लूप से पैरेलल घूमता रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वासा रट्टा। वासा रट्टा अब्सेंट होता है कि नहीं, कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, हाँ। मुझे बताओ, यूरिन फॉर्मेशन में कितने प्रोसेस होते हैं, 3। कौन कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेचुरेशन। मुझे अब बता दो, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात कर दी जाए तो कितने एवरेज ml ब्लड फिल्टर चलता है किडनी, 1100 से 1200 ml। वेंट्रिकल की बात कर दी जाए तो कितना हुआ, 1/5। इसमें भी कितने लेयर होते हैं, 3। कौन कौन से, एंडोथेलियम, एपिथेलियम, बेसमेंट, सब्सटेंस। एपिथेलियल ऑफ वुमेन कैप्सूल तो क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। किस मैनर में होता है, इंट्रीकेट मैनर में। यहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं, उसे पोर तो क्या बोलते हैं, स्लिट पोर, या तो पोडोसाइट बोलते हैं। अच्छा मुझे बता दो कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे लेकिन प्लाज्मा माइनस प्रोटीन हो जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमेंस ऑफ वुमेन कैप्सूल। मतलब वुमेन कैप्सूल में क्या क्या नहीं होते हैं, प्लाज्मा हो सकते हैं, प्रोटीन नहीं हो सकते हैं, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, इसी तो हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद बात कर दीजिए जीएफआर की बात कर दी जाए, ऑन अप्रॉक्स कितना ml पर मिनट होता है, 125 ml पर मिनट होता है। पर डे की बात कर दी जाए तो 180 लीटर पर डे। अच्छा मुझे बता दो, जेजीए सेल की बात बता दो, जेजीए सेल जो होता है, जेजीए सेल की बात कर दी जाए तो ये स्पेशलाइज्ड होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। कहाँ से निकलता है, डीसीटी से, और कहाँ पे जाता है, एफ्रेंट आर्ट्यूल। जीएफआर अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो किसे रिलीज करे, किसे एक्टिवेट करेगा, जेजी सेल तो, और जेजी सेल क्या रिलीज करेगा, रेनिन। और रेनिन जब इंक्रीज करेगा तो हमारा ब्लड फ्लो तो मेंटेन कर देगा कि नहीं, हाँ कर देगा। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तो मेंटेन कर देगा कि नहीं, कर देगा। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जेजी सेल रिलीज करेगा रेनिन तो, और मेंटेन कर देगा, ठीक है। मुझे बता दो, ऑन अप्रॉक्स हम लोग कितने वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कितना बनाते हैं, 180 लीटर पर डे। कितना रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 99%। कितना रिलीज करते हैं, 1.5 लीटर। अच्छा मुझे बता दो, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम आयन ये सारे कैसे रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली, वहीं पे वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर की बात कर दी जाए, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। मुझे बता दो, अब पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि नहीं, होते हैं। वाटर रीअब्जॉर्ब होता है कि नहीं, होते हैं। पीसीटी क्या मेंटेन करता है, पीएच और आयनिक बैलेंस। हेनरी लूप में क्या, हेनरी लूप की बात कर दी जाए तो बात कर दी जाए डिसेंडिंग लिम्फ में क्या क्या परमिएबल होता है। डिसेंडिंग लिम्फ की बात कर दी जाए तो परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। असेंडिंग लिम्फ
इम्परमिएबल टू वाटर और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट अपोजिट होता है। DCT में रीअब्जॉर्ब क्या होता है, सोडियम आयन और वाटर, और कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, बाइकार्बोनेट। अच्छा, क्या मेंटेन करता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, ठीक है। टॉलरेंट डस्ट जो होता है ये लॉन डस्ट होता है कि नहीं होता है। स्टैंडर्ड कहाँ से होता है, टॉलरेंट टू किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। अच्छे, मुझे बता दो बात कर रही है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मालूम है, मालूम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। कितने ऑस्मोलरिटी से कितने ऑस्मोलरिटी होता है, मैक्सिमम मिनिमम 300 ऑस्मोलरिटी से शुरू होता है, 1200 ऑस्मोलरिटी जाता है। अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे कौन कौन चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, नेफ्रॉन और वासारेक्टा। मुझे बता दो कि सारी चीज़ तो जानते ही हो, तो ज़रूरत वैसे तुम्हें सब आता है, इसमें मैं तुम्हें अलग से पूछूंगा, यहाँ पे अभी नहीं पूछूंगा, नहीं कंफ्यूज ही हो जाए तुम। मुझे बता दो हाँ, मुझे बता दो कि ऑस्मो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं, जब हम लोग का ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लूइड जो होता है, या तुम बोलो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है फ्लूइड जो होता है, तब हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं। तो ये किससे स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, एडीएच। एडीएच का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो एडीएच जो होता है ये कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर प्यूटेटरी, इसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब और लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब कर देता है। इससे क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है डायूरेसिस। मुझे बता दो, अगर ब्लड फ्लूइड जो होता है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम जब ज़्यादा होने लगे, मान लो ब्लड फ्लूइड तो मेंटेन कर दिया, लेकिन तब भी हाइपोथैलेमस निकाले जा रहा है एडीएच, तो इस समय आएगा कि ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, फिर बंद करवा देगा, फिर एडीएच सप्रेस हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो हो जाएगा हमारा, जो हमारा ब्लड प्रेशर हो जाए नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा या तो ये क्या करेगा, जेजी सेल तो क्या नाम है, एक्टिवेट कर देगा, जिसके वजह ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जैसे मतलब होता क्या है, GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे ये एक्टिवेट कर देगा जेजी सेल रेनिन तो रिलीज करेगा, और रेनिन क्या कहता है, एंजियोटेंसिनोजन तो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 1 में, और 1 में 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम फिर मेंटेन हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन कर देगा। और फिर एंजियोटेंसिनोजन 2 जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता, और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता, और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, ये सोडियम आयन वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से, और जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। वहीं पे जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए तब हमारा क्या नाम है, रिलीज हो जाए एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जो कि वैसोडाइलेटर होता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज कर देगा, तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। मिचुरेशन क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे नेफ्रॉन में जितने भी हमारी यूरिन भरे होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर जो चलता क्या है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लडर तो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह यूरिन भरे होते हैं, ये यहाँ पे क्या करता है, CNS तो सिग्नल भेजता है, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, और CNS तुरंत मोटर न्यूरॉन के मदद से ये जो होता है स्मूथ मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स या डेक्टेरियस मसल जो होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से यूरेथ्रल स्पिंटर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और यूरिन रिलीज हो जाता है, और इसी तो हम बोलते हैं मेचुरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर दी जाए, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकालता है। एसिडिक होता है, स्लाइटली pH 6 होता है, कैरेक्टरिस्टिक ये ऑर्डर होता है, ठीक है। और बात कर दी जाए अगर यहीं पे यूरिन
यूरिन में ग्लूकोज हो तो ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, कीटोन हो तो कीटोन्यूरिया बोलते हैं। और ये सारी चीज़ क्या इंडिकेटिव करता है? डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया कि ज़रूरी नहीं CO2 जो होता है, CO2 ही मतलब जो हमारा वेस्ट होता है ये CO2 ही, ज़रूरी नहीं यूरिन ही होता है, CO2 भी होता है, इसे भी वेस्ट बोला गया है। हमारे सीबेशियस जो होते हैं, ये सीबेशियस जो हमारे पसीने निकलते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, ये सारे भी हमारे वेस्ट होते हैं। ठीक है, स्वेफ्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, मान लो हम लोग के बॉडी के अंदर आयरन ज़्यादा हो जाए तो ये भी एक तरीके का वेस्ट है, समझे, इसे भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, यूरेमिया तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्लड में अगर यूरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तब यूरेमिया बोलते हैं, जो कि हाईली हार्मफुल होता है। ठीक है, मुझे बता दो मुझे बता दो मुझे बता दो हाँ, मुझे बता दो रीनल फेलियोर में कौन किसका हेल्प, कौन मेन इसका मेन इसमें किसका हाथ है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में? CMI का पूरा नाम सेल मेडिटेटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, मुझे बताओ रीनल कैल्कुली का मतलब क्या हो रहा है? स्टोन या इनसोल्यूबल मास क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं किडनी में, तभी इसे हम बोलते हैं रीनल कैल्कुली। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है? यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, ठीक है भैया। अब मुझे बता दो हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं। तो ऐसा करते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट और 3 चैप्टर और बचते हैं ना, ये नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 3 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो क्या भैया एग्री करते हो? आज 1 घंटे बने, 1 घंटे 1.5 घंटे मतलब 1 hour 50 minute हुआ हो रहा ना, नहीं 10 मिनट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर तो कवर कर लेंगे। टोटल हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी कल तक खत्म हो जाएगा। तैयार हो ना भाई? तो भैया पढ़ने मत भूलना और पढ़ते रहना, क्योंकि लास्ट टाइम बचा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखते रहो, पढ़ाई करते रहो।